Today, I have the honor of sharing the insights from Assistant Commandant Bhanu Pratap Singh sir, a remarkable individual with a diverse background. As a former Coast Guard officer, he dedicated years to safeguarding our seas, embodying the spirit of bravery and commitment. Now, as a security specialist in a corporate environment, he applies that same discipline and strategic thinking to protect the assets and ensure the safety in the business world. But Sir's passion extends beyond his professional life. He is an avid marathon runner, pushing his limits and inspiring others to embrace the fitness and resilience. Welcome to the our first ever episode of Indian Warrior Talk Show. थैंक यू सो मच हिमांशु. आई नो हम काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं आई नो टू गेट ऑन द कॉल एंड कनेक्ट बट यस फाइनली एंड इट्स एन अपॉर्चुनिटी एंड इट्स आई थिंक प्रिविलेज to be the first guest on your show and yeah, let's begin. Yes, sir. So, as I have already mentioned that you work as an officer, assistant commandant in the Coast Guard, and now working in a corporate. So, let's start with the beginning of your life, like how the journey of joining the Coast Guard or the armed forces started. If I have to begin with the journey, I'll go back to maybe my 12th class, because every defense aspirant starts his journey right from aiming to join NDA, right? So Yeah. back then, what happened right after finishing my class 12th, I had decided to join the armed forces. People were preparing for IIT, AIEEE, and other engineering exams, but I was only inclined towards joining the services. So started preparing for NDA, but unfortunately कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनका रिटर्न में थोड़ा हाथ तंग होता है, तो एक बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, रिटर्न ही क्लियर नहीं हुआ, तो एसएसबी तो दूर की बात थी. उसके बाद लगा यार खाली ऐसा काम नहीं चलेगा, तो फिर से एक एस्पिरेंट्स की कैटेगरी होती है जो सोचते हैं कि यार अपना जो अगर हमें 12th के बाद जो डिग्री करनी है या हमें फर्दर क्वालिफिकेशन करना है, तो वो भी हमारे बैकड्रॉप में माइंड में एक वो चल रहा होता है कि वो भी हम डिफेंस को लेकर ही ऑप्ट करते हैं. So, I had taken admission in BTech in 2 colleges. I had taken admission in BSc in my hometown in one of the colleges, and DU में भी मेरा 2 colleges में हो गया था. तो कैलकुलेशन यही रहती थी कि यार अगर BSc लूँगा तो BSc के साथ NCC लेना भी एक एडवांटेज होगा, और NCC लूँगा तो NCC पे एक स्पेशल एंट्री मिल जाएगी. अगर मैं बीटेक करता हूँ तो हो सकता है एंट्री एनसीसी में ना मिले, लेकिन आपको टेक्निकल एंट्री के रास्ते खुल जाएंगे, तो और चांसेस मिल जाएंगे. तो वो ही सारी कैलकुलेशन चलती रहती थी. सो फाइनली आई ऑप्टेड फॉर बीटेक. आई टुक एडमिशन इन बीटेक के. ये भी था कि लोग ये भी बता रहे थे कि अगर आपको प्लान भी लेके चलना है तो आप बीटेक कर लो, इनकेस आपका नहीं होता है तो आपका कहीं ना कहीं आईटी में जॉब तो लगी जाएगी. तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई. उसके बाद आई थिंक बैक देन there was AFCAT used to be organized during the pre-final year. तो आप pre-final year में भी एक एंट्री होती थी यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम करके. सो pre-final year में आप दे सकते थे. तो आई स्टार्टेड अटेंडिंग SSBs. पहला SSB दिया, AFCAT क्लियर हुआ. कभी रिटर्न क्लियर नहीं हुआ था तो आई प्रिपेयर्ड हार्ड, आई फोकस्ड ऑन माई वीक पॉइंट्स, अच्छे से प्रिपेयर किया. AFCAT पहली बार निकला, अलग लेवल की खुशी थी. उसके बाद AFCAT तो निकल गया, लेकिन SSB में गए तो कॉन्फ्रेंस आउट हो गए. तो ये सिलसिला चलता रहा. 1 साल तक खींचा. कब एक अटेम्प्ट से 2 अटेम्प्ट हो गए, 2 से 3 हो गए, 3 से 10 हो गए, 10 से 15 हो गए, पता ही नहीं चला. बट यस, एट द एंड एज दे से कि अगर आप इस चीज़ को ठान लो तो वो आपको मिलती ही मिलती है. फाइनली 16th अटेम्प्ट में मेरा कोस्ट गार्ड में रिकमेंडेशन हुआ एंड आई जॉइन द सर्विसेज. वन थिंग आई वुड लाइक टू हाईलाइट ये कि मैंने कोई भी एंट्री नहीं छोड़ी थी. आई वेंट फॉर AFCAT, आई वेंट फॉर CDS, आई वेंट फॉर टेक्निकल एंट्रीज, आई वेंट फॉर कोस्ट गार्ड, आई हैड रिटन CAPF. तो मुझे यूनिफॉर्म सर्विसेज का और सितारों का इतना क्रेज था कि यार चाहिए थी बस अपने वर्दी चाहिए थी. तो बस यही था कि मैं सारे एंट्रीज और सारे रास्ते से अपने आने की कोशिश कर रहा था. तो दैट वे आई जॉइन कोस्ट गार्ड एंड एंटर द सर्विस.
It's really inspiring because I have seen a lot of aspirants मतलब हार मान जाते हैं, एक अटेम्प्ट हुआ, दो अटेम्प्ट हुआ एंड दे लूज लाइक उनका कॉन्फिडेंस या मोटिवेशन कह लें तो वो टूट जाता है कहीं ना कहीं, चार अटेम्प्ट हो गया, पांच अटेम्प्ट हो गया, तो इट्स नॉट वेरी इजी फॉर एवरीवन टू कंटिन्यू इन दैट, राइट? तो यहाँ पर मुझे एक एलन मस्क की बात याद आती है. Once he was asked कि आपको what motivates you to do a lot of things at one time, तो he like casually says that motivation, I don't need any motivation, if I have to do then I have to do. So I think एग्जैक्टली। that वो जज्बा चाहिए सभी के अंदर कि अगर मुझे चाहिए तो चाहिए, इसमें मोटिवेशन की क्या ही चीज है, राइट? मतलब एब्सोल्युटली। आपको अगर क्लियर दिख रहा है तो आपको वहां पहुंचना है कैसे भी करके, उसमें मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं है. सो सही बात है, बिल्कुल सही आपकी जो बात है। स्टोरी है दैट इज रियली इंस्पायरिंग सर. तो इन सारे जो आपका जो सर अभी एस्पिरेंट वाला जो फेज चल रहा था उसमें लाइक बहुत सारी डिफिकल्टीज आई होंगी, तो उसको टैकल करने के लिए कोई आपने तरीका अपनाया या फिर अपने आप को कैसे बूस्ट अप करने के लिए, इज देयर एनी वे? यार हिमांशु, बात ये है कि कई लोगों को सक्सेस पहले अटेम्प्ट में मिल जाती है, ठीक है, नॉट ओनली इन एसएसबीज, बट अगर आप बाकी जगह भी देखो, बी इट यूपीएससी या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए हो या फिर कहीं भी इवन प्राइवेट जॉब्स फॉर दैट मैटर, कई लोगों की किस्मत अच्छी रहती है, हार्ड वर्क करते हैं एंड दे गेट सक्सेस इन देयर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। बट मैक्सिमम ऑफ द जनता का प्रॉब्लम क्या है कि वो हार्ड वर्क करते हैं, फेलियर्स का बहुत सामना करना पड़ता है, और जैसे जैसे फेलियर्स बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ ईयर्स इंक्रीज होते जाते हैं, आपकी एज लिमिट आपकी क्रॉस होती जाती है या फिर आप पहुंच जाते हैं उस पार तक, तो वो थोड़ा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, और आदमी को थोड़ा लगता है यार अब मैं क्या करूं, प्लान भी सोचना है, फैमिली के बारे में भी सोचना है, अपने करियर के बारे में भी सोचना है, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दिमाग में घूमती हैं। बट आई बिलीव कहीं ना कहीं आपके साथ जो लोग हैं, आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स, आपके दोस्त, आपके जो भाई बहन हैं, उन सबका जो सपोर्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी किसी भी सक्सेस की जर्नी में। तो मैं यही कहूँगा कि मेरे साथ सबसे ज़्यादा जो एडवांटेज था, या मैं लकी था, मैं ये कहूँगा कि मुझे याद है कि जब भी मैं अपने एसएसबी में जाता था और कॉन्फ्रेंस आउट होता था, तो सबसे पहला कॉल मैं अपनी माँ को करता था, एंड आई यूज्ड टू कॉल हर एंड आई से यूज्ड टू से कि माँ नहीं हुआ, एंड शी वाज लाइक कोई बात नहीं बेटा, नहीं हुआ तो अगले बार चले जाना। तो वो दो लाइनें ऐसी थी कि वो फेलियर्स जितना भी हुआ, ये जितना भी डिसअपॉइंटमेंट था, सारा एकदम खत्म हो जाता था, एंड वी वर लाइक यार चलो पेरेंट्स साथ हैं, पेरेंट्स की ब्लेसिंग साथ हैं, वो फेलियर्स में इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो विल ट्राई एंड विल अगेन कम बैक एंड हिट हार्ड। तो यही रहता था कि यार मोटिवेशन पेरेंट्स का काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स थे, बाकी लोगों का सपोर्ट था, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है किसी भी सक्सेस की जर्नी में। और फेलियर्स, सेटबैक्स, ये सब तो देखो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। अगर आप इनका सामना नहीं करोगे तो जो आपको सक्सेस मिलेगी उसमें मज़ा भी नहीं आएगा। तो कई बार ये होता है कि आप अगर देखें कि कोई बंदा है जो हमेशा से फर्स्ट आ रहा है, ठीक है, उसका सालों साल से रिकॉर्ड है फर्स्ट आने का, कभी फेल नहीं हुआ, लेकिन एक पॉइंट पे आके अगर वो फेल हो जाए तो उसको डिसअपॉइंटमेंट होगा, वो हो सकता है हैंडल ना कर पाए वो फेलियर को। और जो बंदा जिसने फेलियर देखा है, जिसने कन्फ्रंट किया है काफ़ी ज़्यादा सेटबैक्स, तो उसको आदत हो जाएगी और वो मजबूत बन जाएगा। तो उसको जब सक्सेस मिलेगी तो वो काफ़ी ज़्यादा अलग होगी, और उसकी जो जीत का जश्न है वो भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा। ऑफ कोर्स. और एपीजे अब्दुल कलाम भी कहा करते थे सर कि सक्सेस की स्टोरी से ज्यादा हमें फेलियर की स्टोरीज को पढ़ना चाहिए और बिल्कुल। उनसे सीखना चाहिए, क्योंकि एक जो सक्सेसफुल आदमी है वो हमें सिर्फ सक्सेस के बारे में ही बताएगा, लेकिन अगर हम फेलियर की स्टोरीज सुनेंगे तो हमें पता चले कि हम कहाँ-कहाँ पर अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं. सो वो सारी चीजें हैं एंड आई टोटली एग्री दैट पेरेंट्स का जो सेक्रीफाइस होता है, उनका जो मोटिवेशन देने का तरीका होता है हमारी लाइफ में, दैट इज रियली इम्पोर्टेंट. वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, एक पेरेंट का जो सपोर्ट होता है एक किसी के भी करियर में. मैं अपना ही देख लूं तो लाइक आई वाज आल्सो इन सैनिक स्कूल, उसके बाद लॉट ऑफ एग्जाम्स आई फेल्ड एंड देन लेटर ऑन जहाँ पे भी मैं हूँ तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देयर सपोर्ट ओनली. अगर वो नहीं चाहते तो हो सकता है आई वुड हैव नॉट जॉइन्ड दिस प्रोफेशन. सो इट्स ऑल अबाउट देयर सैक्रिफाइस, देयर दे ऑलवेज कीप बूस्टिंग ना हमारे लाइफ में. वो अगर वो नहीं होते हैं हमारे पेरेंट्स, तो इट्स लाइक आई बिलीव दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू सर्वाइव इन देयर लाइफ, राइट?
तो इतना सारा प्रॉब्लम, इतना सारा सैक्रिफाइस, इतना स्ट्रगल देखने के बाद सर जब वो आप एकेडमी में घुसते हैं, अपना ट्रेनिंग के लिए, कोस्ट गार्ड की जो एग्ज़ाम और एक इंटरव्यूज़ क्लियर करने के बाद, तो वो कैसा फीलिंग होता है? यार, सबसे पहली जो प्राउड फीलिंग आती है इतने सारे फेलियर्स के बाद, या फिर आप जब अपना चेस्ट नंबर सुनते हो रिकमेंडेशन के बाद, वो एक अलग ही फीलिंग होती है, ठीक है। जब कानों में वो आवाज़ गूंजती है, तो एक बार तो आपको लगता है कि यार इतने अटेम्प्ट्स के बाद नहीं हुआ, तो सच में ये मेरा नंबर, चेस्ट नंबर कॉल आउट हुआ है या नहीं हुआ है। तो 2-3 सेकंड तो आपको प्रोसेस करने में लगते हैं कि यार हो गए सेलेक्ट, लगता है कुछ रिकमेंडेशन की आवाज़ आई है। तो जैसे ही आप रिकमेंड होते हो तो वो खुशी अलग होती है। तुरंत आप फ़ोन खटकाना शुरू करते हो अपने पेरेंट्स को और अपने दोस्तों को, तो उनकी खुशी का भी ठिकाना नहीं रहता है। एंड बट येस, आई वुड लाइक टू हाईलाइट वन थिंग कि खाली रिकमेंडेशन मिलना इज नॉट अ सक्सेस फुली। व्हाई आई एम सेइंग दिस? क्योंकि रिकमेंडेशन के बाद भी यार आपका आपका मेडिकल्स होते हैं। मेडिकल्स में आप फिट डिक्लेयर होते हो, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। मेरिट लिस्ट के बाद आप अकेडमी ज्वाइन करते हो। अकेडमी में भी आपका पहले 14 डेज का हनीमून पीरियड या प्रोबेशन पीरियड टाइप का होता है, उसमें आप एडजस्ट हो जाते हो, तब आपकी पूरी ट्रेनिंग होती है। उस बीच भी अगर आप मेडिकल ग्राउंड्स पे आप टिके रहे, आपने ट्रेनिंग अच्छे से कर ली, तब आपकी जाके पीओपी होती है। तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है, और मुझे लगता है हर एक स्टेज को क्लियर करके चेरिश करना वही सबसे ज़्यादा मज़ेदार है एसएसबी की और अफसर बनने की जो जर्नी है उसमें। और खैर, पासिंग आउट परेड का तो माहौल ही अलग होता है। जब आप पास आउट होते हो अपने कोर्समेट्स के साथ, आपको लगता है जो हमने 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल जितनी भी हमने ट्रेनिंग की है, फाइनली वो फ्रूटफुल हुई है आज। और जब आपके पेरेंट्स आते हैं, आपके कंधों पे सितारे लगाते हैं, तो जो आंखों में उनकी चमक होती है, वो आई थिंक दुनिया की बेस्ट फीलिंग होती है, उसको कोई भी चीज़ मैच नहीं कर सकती है। तो यही मेरी लाइफ के जो सबसे अच्छे और चेरिशेबल मोमेंट्स में से एक है, वो ये है। बहुत सारे एस्पिरेंट का ये एक सपना होता है बट आई आई बिलीव दैट सक्सेस किसी एक चीज को हमें मेजर नहीं करना चाहिए लाइक किसी एग्जाम क्लियर हो गए तो ये हमारे जिंदगी का सबसे बड़ा सक्सेसफुल चीज है। आई रिमेम्बर हमारे स्कूल में जब गेस्ट लेक्चर्स होते थे तो उसमें वन ऑफ द कर्नल केम टू आवर स्कूल और उन्होंने बताया था कि लाइफ में हमें किसी एक चीज को लेकर नहीं चलना है, हमारे हमें बहुत गोल्स बनाने हैं, लाइक शॉर्ट टर्म गोल्स हो गए, लॉन्ग टर्म गोल्स हो गए। लाइक अगर हम चाइल्डहुड में देखें तो साइकिल सीखना वो हमारे लिए बहुत ही सक्सेस वाली एक फीलिंग होती है। उसके बाद हम जाते हैं, अरे हम इस क्लास में पास हो गए, इस क्लास में टॉप कर गए। सो बहुत सारी चीज़ों का जो कंपाइलेशन होता है, वो लाइफ है एक्चुअली में। तो सक्सेस अगर कोई बोलता है कि मुझे 25 के बाद सक्सेस मिल गई और वो बहुत सक्सेसफुल आदमी हो गया, तो आई डोंट कंसिडर दैट कि वहाँ पे आदमी को रुक जाना चाहिए। इट्स लाइक इट्स अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। लाइफ में हमेशा हमें वी शुड ऑलवेज स्ट्राइव फॉर गुड इन आवर लाइफ। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो बहुत सारे यंग एस्पिरेंट्स हैं सर जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जाना चाहते हैं और मे बी दे आर स्टडीइंग इन 12th या फिर अभी ग्रेजुएशन में हैं, तो उनके लिए आप एडवाइस क्या देना चाहेंगे लाइक दोज़ हू वांट टू गेट इनटू देयर ओन प्रोफेशन? देखिए, एक जो मैं हमेशा चीज़ों को नोटिस करता आया हूँ शुरुआत से ही, कि अलग अलग तरीके के एस्पिरेंट्स आपने देखे होंगे। यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, वो तैयारी करने आते हैं, दिल्ली आते हैं, मुखर्जी नगर जैसी जगहों में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। काफ़ी लोगों को पता है उसके बारे में। बट एक जो डिफेंस एस्पिरेंट है, उसका भी जो स्ट्रगल है, वो भी काफ़ी अलग लेवल का है। ठीक है, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? अगर आप ये समझें कि जो बच्चे फौज में जाने की तैयारी करते हैं, खासकर कि जो हमारी भर्ती रैली होती हैं, जो हमारे जवान भर्ती होते हैं, कभी आप नोटिस कीजिएगा, कभी आप सुबह के 4-5 बजे करीब अगर आप गांव की तरफ निकलेंगे, तो आपको ना काफ़ी बच्चे तैयारी करते हुए मिलेंगे। ठीक है, उसमें अगर आप देखेंगे तो वो गर्मी हो, सर्दी हो, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, उसमें वो अपनी दौड़ की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, और ऐसे बिल्कुल पसीने में लत-पत, हालत नहीं है, थके हैं, लेकिन फिर भी दौड़े जा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जो जुनून है, उनमें कभी आप देखिएगा। तो एक डिफेंस एस्पिरेंट की जो जर्नी है, वो भी काफ़ी टफ है। ठीक है, जब आपने दिमाग में आपने ठान लिया कि मुझे फौज को एक अपना एम बनाना है, मुझे ज्वाइन करनी है सर्विसेज, वही सबसे बड़ा और पहला कदम होता है। एंड आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द ब्रेवेस्ट स्टेप्स ऑल्सो,
क्योंकि आपने जब ठाना है कि मैं एक ऐसी जर्नी चूज़ करनी है जहाँ पे हमें पता है कि फेलियर हमें मिल सकता है, हमें वापस भी आना पड़ सकता है, हमारी शुरुआत हम जहाँ से तैयारी कर रहे हैं हो सकता है वो उतनी फ्रूटफुल ना रहे, तो वो काफ़ी टफ है। और इसीलिए मैं जितने भी हमारे डिफेंस एस्पिरेंट हैं या यंग एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं फौज में जाने की, सबसे पहली एडवाइस मेरी ये है कि अपने पास हमेशा एक प्लान बी लेके चलें। क्यों? फौज में भी आप जाएंगे, आपको ये सिखाया जाएगा हमेशा कि अगर आपके पास प्लान बी नहीं है तो आप एक अच्छे योद्धा नहीं है, ठीक है? तो आपके पास प्लान बी हमेशा होना चाहिए कि अगर आपकी प्लान ए सक्सेसफुल नहीं हुई तो आपके पास कुछ तो होगा करने के लिए। अब आपने सपोज अपनी इंजीनियरिंग कर ली, आप एसएसबी दिए जा रहे हैं, ठीक है? आपके पास 1 साल का टाइम बीत गया है, 2 साल का टाइम बीत गया है, आपको लगता है यार एसएसबी में रिकमेंडेशन हो जाएगी तब फौज ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जो प्रोसेस है काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन है। अब सिलेक्शन में जब अनसर्टेन है तो आपको एक प्लान भी हमेशा लेके चलना पड़ेगा। तो आप अपनी नौकरी अगर आपको लगता है कि आप ढूँढ लें या जॉइन कर लें, उसके साथ-साथ एसएसबी दें, तो दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन। सेकंड चीज़ ये है कि एसएसबी आपको समझना पड़ेगा, जो इंटरव्यू है वो आपकी पर्सनैलिटी का असेसमेंट है। वहाँ पे आप किसी और से कॉम्पिटिशन नहीं कर रहे हैं। वहाँ का जो आपका कॉम्पिटिशन है वो आप खुद हैं, ठीक है? तो आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पता होनी चाहिए, आपको अपने वीक पॉइंट्स पता होने चाहिए, आपको सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। जब तक आप अपने बारे में नहीं जानेंगे, तब तक आपके लिए हो सकता है काफ़ी डिफ़िकल्ट हो एसएसबी को क्लियर करना। तो ये 2 चीज़ें हैं जो मैं यंग एस्पिरेंट्स को देना चाहूँगा एक एडवाइस। और अगर उसको फॉलो करेंगे तो मे बी उनका जो स्ट्रैटेजी है अपने एम तक पहुँचने का, वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी। लाइफ में हमेशा हमें 2 प्लान मतलब प्लान ए जो हमारा मेन है और प्लान बी वो ज़रूरी होता है क्योंकि एक उसके रहने से हमारे लाइफ में एक स्टेबिलिटी एटलीस्ट आती है कि हाँ, इन केस आई फेल आई हैव दिस वन, राइट? बेशक हमें फ़ोकस करना है पहले वाले पे पूरा दम लगा करके, लेकिन प्लान बी अगर होता है, तो लाइक एक हमारे पास एक बैलेंस्ड लाइफ रहता है कि हाँ, एट लीस्ट इफ आई डोंट गेट देयर, आई हैव ऑलरेडी दिस वन। तो दिस इज़ रियली हेल्पफुल फॉर आई होप दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन जो जो अभी अपना प्लान बी नहीं लेके चल रहे हैं और मेबी जो सिर्फ प्लान ए पर ही वर्क कर रहे हैं, आई होप दे आल्सो गेट सक्सेस इन दैट वन। एज़ वी नो हमारा जो मैरीटाइम बॉर्डर है इंडिया का दैट्स वेरी वास्ट एज़ वी कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। सो थ्रेट्स भी उतने ही होंगे। सो आपको क्या लगता है अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू कि व्हाट आर द थ्रेट्स दैट इंडिया इज़ फेसिंग और हैज़ फेस्ड प्रीवियसली या कैन फेस इन द फ्यूचर? ओके, सो इसका जवाब मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि कोस्ट गार्ड एग्जैक्टली कैसे एस्टेब्लिश हुई। अ ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट कोस्ट गार्ड। सो 1960s से ही जो इंडियन नेवी थी, दे वर सजेस्टिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेट अप एन ऑक्सिलरी फोर्स। तो उनका ये था कि एक सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन मैरीटाइम बाउंड्रीज में हमें एक ऐसी फोर्स की ज़रूरत है जहाँ पे नेवी के जो हमारे जो वॉरशिप्स हैं वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड और काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इनकरिंग थे। तो अगर आप इतने हैवी वेसल्स को अगर आप इन सब चीज़ों के लिए लगाओगे तो हो सकता है वो एफिशिएंट ना हो। और उसी दौरान 1960s और 70s के दौरान हुआ क्या कि जो सी बॉर्न स्मगलिंग एक्टिविटीज़ थी वो भी काफ़ी ज़्यादा रैम्पेंट थी। तो ये भी एक रीज़न था कि एक कमिटी सेटअप की गई जहाँ पे उन्होंने भी रिकमेंड किया कॉल्ड नाग कमिटी कि एक हमें सेपरेट मैरीटाइम फोर्स की ज़रूरत है जो कि ऐसी एक्टिविटीज़ जैसे स्मगलिंग है या फिर पायरेसी है, इन सबको रोकने के लिए डिप्लॉय की जा सकती है। और जो एग्जिस्टिंग एजेंसीज थी जैसे कि आपकी फिशरीज और कस्टम्स, उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो अपने वेसल्स को या फिर अपने एफिशिएंसी को ला सकें और इन सब चीज़ों को कंटेन कर सकें। और एक और चीज़ हुई कि उस टाइम पे आपका जो 1970s के दौरान आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन द लॉ ऑफ सी, ये भी इन्होंने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स अलॉट किए थे जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं इन सबको। तो नेचुरली इंडिया के पास जो एरिया था वो करीबन करीबन 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया आया था। एंड अगर आप इंडिया की जो बाउंड्री को देखें, कोस्टल बाउंड्री को, दैट इज अराउंड 500 किलोमीटर्स प्लस की जो उसकी बाउंड्री है, उसको सिक्योर भी करना था।
और इसी के दौरान वो अपने 70s में कुछ और चीज़ें जैसे बॉम्बे हाई जैसे एक्सप्लोर हुआ था, और ऑफशोर टर्मिनल्स, ऑयल रिग्स जैसी चीज़ें का भी सिक्योरिटी और सेफ्टी ज़रूरी थी। तो फाइनली ये था कि इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए नेवी ने कोस्ट गार्ड को 1977 में 7 वेसल्स दिए, 2 फ्रिगेट्स और 5 पेट्रोल बोट्स, और उसके साथ कोस्ट गार्ड एस्टेब्लिश हुई। तो दिस वाज अ ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट कोस्ट गार्ड। और अगर आज आप देखें तो कोस्ट गार्ड के पास अराउंड 120 प्लस शिप्स हैं, 60 प्लस एयरक्राफ्ट्स हैं, इंक्लूडिंग योर ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, योर फास्ट पेट्रोल वेसल्स, एयर कुशन व्हीकल्स। अगर आप एयरक्राफ्ट की बात करें तो उनके पास डॉर्नियर्स हैं, एएलएच है, चेतक है। तो इन सब चीज़ों से उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट सी। सर्च एंड रेस्क्यू की नोडल एजेंसी है, सबसे पहले रिस्पॉन्ड एट सी में अगर कुछ भी होता है डिस्ट्रेस के कारण, तो कोस्ट गार्ड इज द फर्स्ट वन टू रिस्पॉन्ड, सपोर्टिंग अदर एजेंसीज लाइक कस्टम्स, फिशरीज। तो ये कोस्ट गार्ड का मोर और लेस ब्रीफ चार्टर ऑफ ड्यूटीज है। नाउ व्हेन आई कम टू challenges that are faced by not only India, I would say most of the countries. तो सी अगर आप हिस्ट्री में देखें तो आपको पता होगा कि ब्रिटिश एम्पायर या फ्रेंच एम्पायर या फिर पोर्टुगीज एम्पायर, इन सब ने जो ज़्यादातर दुनिया के देशों पे राज किया, क्योंकि इन्होंने नेवल जो अपनी डोमिनेंस थी वो मेंटेन की, और इसी की वजह से इन्होंने सुपरमेसी हासिल की एट सी। अब ये जो लॉजिक है ये आज भी उतना ही लागू होता है कि जिस भी कंट्री ने नेवल सुपरमेसी कायम कर ली, समंदर के ऊपर कब्जा कर लिया, वही आगे चल के राज करेगा। तो आपने देखा होगा कि चाइना का जो अगर आप एग्जांपल लें तो ज़्यादातर उसके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो ज़्यादातर उसके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं जैसे जापान, फिलीपींस, वियतनाम, इन सब के साथ चलता रहता है। तो बहुत सारे आइलैंड्स हैं जैसे पारासेल आइलैंड्स, सेनकाकू आइलैंड्स, आपका स्पार्टली आइलैंड्स है, इन सब के साथ कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो साउथ चाइना सी के ऊपर वो डोमिनेंस इसलिए बनाना चाहता है क्योंकि एक तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो मिलेगा उसको, नेवल डोमिनेंस मिलेगा, जिसकी वजह से वो अपना एक्सपेंशन कर सकता है। तो हर एक कंट्री यही फोर्स करती है और यही चाहती है कि उसका जो नेवल डोमिनेंस है, नेवल पावर है, वो बढ़े और उसकी डोमिनेंस एट सी बढ़े। तो ये सब चीज़ें हैं। और अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं इंडिया के साथ, तो जैसे इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं जैसे पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश या फिर अपना श्रीलंका, तो इनके साथ वही है कि कभी कभार जो अपना आपने सुना होगा कि कोस्ट गार्ड ने काफ़ी ज़्यादा थाउजेंड्स एंड करोड़ रुपीस के ड्रग्स पकड़े। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए कोस्ट गार्ड प्लेज अ मेजर रोल, एंड दीज आर द मेन चैलेंजेस दैट आर फेस्ड बाय इंडिया। और एडिंग टू दिस पॉइंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज आपने 2021 में भी सुना होगा कि सुएज कैनाल में एक जो अपना काफी एवरग्रीन नाम का मर्चेंट वेसल था, वन ऑफ द लार्जेस्ट शिप्स, वो स्टक हो गया था, जिसकी वजह से ग्लोबल ट्रेड 6 दिन तक और पर डे आई थिंक $10 बिलियन का उसको नुकसान हो रहा था। तो अगर आप ये मान के चलो कि खाली वो सुएज कैनाल है जो यूरोप और एशिया को जोड़ता है, ऐसे पनामा कैनाल भी है, ऐसे आपका गल्फ ऑफ एडन है, स्ट्रेट्स है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, बहुत सारे ऐसे स्ट्रेट्स हैं जो कनेक्टिंग डिफरेंट कंटिनेंट्स हैं, जो ग्लोबल ट्रेड जिनसे की जाती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक छोटा सा ब्लॉकेड पूरी ग्लोबल ट्रेड और ग्लोबल इकोनॉमी को इफेक्ट कर सकता है। तो यही चैलेंजेस हैं जो इंडिया भी फेस करता है, और इंडिया के लिए काफी जरूरी है कि अपने मैरीटाइम बॉर्डर्स को सिक्योर करना, एंड दैट इज व्हाई कोस्ट गार्ड प्लेज अ मेजर रोल इन सिक्योरिंग सीज। ऑफ कोर्स, और हमें अपने नेबरिंग कंट्रीज का तो पता ही है, एवरी टाइम दे ट्राई टू स्नीक इनटू आवर बॉर्डर्स, या फिर वो वाटर से हो या फिर बॉर्डर से हो, जैसे भी हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आई थिंक आवर कंट्री टू प्रोटेक्ट आवर बॉर्डर्स जितना भी है हमारा, एंड ऑल द आर्म्ड फोर्सेस जितना भी हमारे जितने भी आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, कोस्ट गार्ड, पैरामिलिट्री फोर्सेस, दे आल्सो work in and day out to protect the borders or protect the our country, and it's really very proud feeling for us that we are doing this live also because we are feeling safe. and बहुत सारी countries अभी हम देख सकते हैं, they are on the verge of conflict, या फिर वहाँ पे conflict already चल रही है, they don't know whether they will be alive tomorrow या फिर नहीं। so it's all because of the armed forces जो हमारे borders को protect कर रहे हैं। hats off to them. So after this we come to your another phase of life, like after coast guard you switch to
कॉर्पोरेट वर्ल्ड। सो कॉर्पोरेट का मैंने सर सुना है कि लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट लाइक इट। सो इज इट अ मिथ और अ फैक्ट, और आपके पर्सपेक्टिव से हाउ इज द लाइफ इन द कॉर्पोरेट, अभी आप कैसा चल रहा नहीं यार, ये मैं समझता हूँ जो आपने सुना है वो 100% सच है, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द फौजेस आफ्टर कमिंग आउट ऑफ फोर्सेस do not like the corporate environment, and in my case at least it is true, because as they say that फौज में एटलीस्ट ये तो पता होता है कि दुश्मन किस साइड है। कॉर्पोरेट्स में ये भी नहीं पता होता कि दुश्मन आपके बगल में बैठा हो या आपके घर में ही बैठा हो। तो ये चीज़ है। बट मैंने हमेशा से ये चीज़ नोटिस की है कि फौज से ट्रांजिशन करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं कहूँगा, बट देयर आर सर्टेन चैलेंजेस। क्योंकि देखिए, दोनों ऑर्गेनाइजेशन अगर आप फौज को लेके चले, उसकी वर्किंग एथॉस कल्चर बहुत अलग है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपका कोर्समेट आपके लिए जहाँ जान देने को तैयार है या आपका जवान आपके एक ऑर्डर पे जान देने को तैयार है। वहाँ पे कॉर्पोरेट्स में आप अगर आप बोल के देखोगे यार ये कर दे, आपका जूनियर आपको जवाब दे रहा है उल्टा, ये कि मैं क्यों करूँ, ऐसे करूँ, ये करूँ, वो करूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा अलग अलग चीज़ है। और मैं समझता हूँ कि चैलेंजेस ये भी हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ कैसे एक्सप्लोर करें, प्लस हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए। काफ़ी फौजी, काफ़ी वेटरन्स मुझे कनेक्ट करते हैं मेरे से, एंड दे कीप ऑन आस्किंग कि सही समय क्या है, क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, सर्टिफिकेशन कोर्सेज, क्या हम डिग्री करें या फिर हम कोई फर्दर एजुकेशन के लिए जाएं या फिर हम सीधे जॉब स्टार्ट कर लें। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रहती हैं और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं कॉर्पोरेट्स और फौज में। बट यही है कि अगर आप तैयारी के साथ आते हैं और आप वेल प्रिपेयर्ड हैं, तो आपको इतनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, फौज से भी दो तरीके के ऑफिसर्स आते हैं, एक परमानेंट कमीशन वाले या फिर जिनके पास पेंशन होती है, तो इनको इतनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है एज कम्पेयर टू शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स जिनके पास पेंशन नहीं होती है। तो आप जस्ट ये सोचिए कि यंग गाय इन हिज 30s और 35 years ऑफ एज कमिंग आउट विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके पास फैमिली है टू टेक केयर ऑफ, उसके पास पूरा लाइफ पड़ा है अपना करियर दोबारा से शुरू करने के लिए। तो वो चीज़ें हैं, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं, एंड कॉर्पोरेट में उसको एडजस्ट करना पड़ता है, फिर उसको अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करनी पड़ती हैं। तो चैलेंजेस हैं, बट यस, अगर आप उसमें भी टैक्टफुली चलें तो अगेन देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। है? Yes sir, very right. And you're also the founder of CAMCorp, जो which deals with the like the armed forces personals retiring from the their forces and switching to the corporate. So how does that work? So the story behind finding CampCorp was actually once I was going somewhere, and वहाँ पे I just went out to take out some money from ATM, and I asked one of the guards that उसका background क्या है. So he was saying that he had served in the armed forces, and ऐसे खाली ATM में नहीं, मैंने काफ़ी जगह, बहुत जगह देखा है जहाँ पे काफ़ी रिटायर्ड जो हमारे जवान हैं वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूँ और मैं मानता भी यही हूँ कि यार एक जवान, ठीक है, एक फौजी जिसने थाउजेंड्स एंड करोड्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एसेट्स को उसने हैंडल किया है, उसकी ये तो लेवल नहीं है कि यार वो कहीं जाके सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करे। ठीक है, ही हैज़ द कैपेबिलिटी, ही हैज़ गॉट द स्किल्स, बस ये है कि उसको अपना जो सॉफ्ट स्किल्स हैं या फिर इंडस्ट्री लेवल के स्किल्स हैं वो शार्पन करने की जरूरत है। मे बी उसके पास हो सकता है कम्युनिकेशन स्किल्स ना हो, बट अगर वो समय के साथ डेवलप करे तो उसको एटलीस्ट एक ऐसी जॉब तो मिल सकती है जहां वो बेटर डिजर्व करता है। ठीक है, तो जहां उसने यार अपने थाउजेंड्स एंड करोड़ रुपीस के एसेट्स, नेशनल सिक्योरिटी एसेट्स हैंडल किए हैं, तो उसके लिए यार एक कॉर्पोरेट्स में ये सब हैंडल करना तो कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यही मान के ये हमने कैम्पकोर की शुरुआत की थी कि हम जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं या फिर हम स्टार्टअप से कनेक्ट करेंगे या फिर कंपनी से कनेक्ट करेंगे, और लेट्स कार्व आउट अ प्लान जहाँ पे आप वेटरन्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप अपने लिए कोई रिसोर्स ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ट्रेनिंग है, उनको बस ये है कि थोड़ा बहुत सॉफ्ट स्किल्स देने की ज़रूरत है, उनको शार्पन करने की ज़रूरत है, एंड दे विल बी रेडी टू वर्क विद यू। So that is where CampCorp is working, though it's in an nascent stage, but yes, our aim is to help veterans out, जितनी भी fraternity है उनको
अच्छे से अच्छे जगह और अच्छे से अपॉर्चुनिटी बताना, या फिर उनके लिए कोर्सेज सर्टिफिकेशंस डिजाइन करना और गाइडेंस करना। तो यही कैम्पकॉर्प का जो मोटिव है वो है। It's really a great initiative by you, sir. It helps all the retired armed forces personals या paramilitary के जितने भी लोग हैं. I hope it reaches to everyone and उनका help हो सके, because rather than working night duty in a ATM, तो उनको एक अच्छा place मिल सके retirement के बाद. So I hope this works and it will help more and more retired armed forces personals. मैराथन के लिए टिप क्या है, और लाइक आजकल जो वेदर चल रहा है उसमें कैसे बचाएं अपने आप? यार वेदर आई नो काफ़ी डेंजरस है। लोग कह रहे हैं कि इट्स इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग 10 सिगरेट्स अ डे। AQI इतना ज़्यादा डेंजरस हो चुका है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट यार, मुझसे तो नहीं रुका जाता घर में, ठीक है। मैं तो ऐसे AQI में दौड़ने चला जाता हूँ। बट ऑन दिस वाज ऑन अ लाइटर नोट, बट यस, अगर आपको देखिए रिकमेंडेड कर रहे हैं डॉक्टर्स और हेल्थ प्रैक्टिशनर्स कि अगर आप बाहर ना जाएं, थोड़ा अवॉइड करें, तो यू कैन अवॉइड इट। बट यस, मैराथन एक ऐसी जर्नी है जो आई थिंक इट्स द इजीएस्ट वे टू स्टे फिट। इसमें ना तो आपको कोई मेंबरशिप देनी है, ना ही आपको कुछ हैवी इन्वेस्टमेंट करनी है। आपको बस यू नीड अ पेयर ऑफ शूज, शॉर्ट्स, टी शर्ट्स, जैकेट, जो भी चाहिए, एंड स्टार्ट रनिंग। जहाँ आपको मौका मिला आप स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट विद द शॉर्टर डिस्टेंसेस। अगर आपका एम है कि आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है, तो आप एक दिन में तो 10 किलोमीटर नहीं दौड़ सकते। आप स्टार्ट करें छोटे डिस्टेंसेस के साथ, 5 किलोमीटर, देन 6 किलोमीटर, देन एक दिन 10 किलोमीटर दौड़ें। हाफ मैराथन की प्रैक्टिस करनी है तो अगेन ग्रेजुअली अपना डिस्टेंस इंक्रीज करें, अच्छी डाइट लें। और फिट रहने का मुझे लगता है सबसे अच्छा तरीका है कि आप दौड़ें। दौड़ने से अच्छा हॉबी आई थिंक कुछ नहीं है, क्योंकि मेंटली भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है कि व्हेन यू कॉन्कर द लॉन्गर डिस्टेंसेस से। अगर आप हाफ मैराथन कर रहे हैं, फुल मैराथन कर रहे हैं, अल्ट्रा डिस्टेंसेस कर रहे हैं, तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मेंटल स्टेमिना। तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द गुड हॉबीज, एंड डेफिनेटली पीपल शुड परस्यू इट। नॉर्मल कॉर्पोरेट्स में होते हैं तो उनको टाइम नहीं मिल पाता है, अर्ली मॉर्निंग दे हैव टू गो, और ऑफ का टाइम तो है नहीं ऑफिस में। 9 to 5 नाम के लिए है, लेकिन ऑफ तो उनको भी पता है कि कब होता है। सो आई होप एवरीवन फोकसेस ऑन देयर फिटनेस, बिकॉज़ हेल्थ इज वेल्थ। वेल्थ कमाकर ही क्या करेंगे जब आपके पास हेल्थ ही नहीं रहेगा, राइट? और सो बीइंग हेल्दी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन वंस लाइफ, क्योंकि इतना सारा वेल्थ अक्यूमुलेट करने के बाद अगर आप चाहें कि हाँ मैं अभी फिट होना चाहता हूँ, सो आई थिंक बाय दैट टाइम इट विल बी वेरी लेट। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? एब्सोल्युटली यार, आपने जिंदगी भर पहले पैसा कमाया, पैसे कमाने के बाद उस पैसे को फिर आप अपनी बीमारी में लगा रहे हो। इससे अच्छा तो आप पहले से ही फिट रहो, पैसा भी कमा लोगे, आप फिट भी रहोगे, और बाकी आपको कोई बीमारी भी नहीं पकड़ेगी। तो आई थिंक वही जो हम लोगों ने बचपन में सीखा है कि हेल्थ इज वेल्थ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम, जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। एंड स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी, दैट्स इट। सो आपके एक बार वापस से वी गो बैक टू योर पोस्ट गार्ड लाइफ। सो व्हाट वाज द वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल इंसिडेंट जो हुआ, कोई सेलिंग करने के टाइम पे या फिर शोर में? तो व्हाट वाज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल मेमोरी? आई थिंक मैं मेमोरेबल बहुत सारे थे, बट आई थिंक वन ऑफ द यू नो ऑपरेशनल रेडीनेस अगर मैं बताना चाहूँगा कोस्ट गार्ड की या हमारे डिफेंस फोर्सेस की कितनी अच्छी है। तो आई वाज पोस्टेड इन गोवा, एंड इट वाज लाइक संडे रूटीन। सब लोग, हमारी शिप्स कंपनी बाहर थी, और गोवा जैसी जगह में तो यार आदमी संडे को भी अगर बाहर घूमने ना जाए तो फिर बात ही क्या है। तो संडे को हमें अचानक से एक इंफॉर्मेशन आई कि देयर इज अ सस्पिशियस एक्टिविटी दैट इज गोइंग ऑन एट सी, एंड जो हमारा शिप था वो बैकअप था। तो तुरंत आई थिंक 1-1.5 घंटे के अंदर सारा कम्युनिकेशन हुआ, एंड जितनी भी शिप्स कंपनी थी तुरंत सबको कम्युनिकेशन जैसे ही गया। सब पता नहीं गोवा के किस किस कोने में एंजॉय कर रहे थे, कोई फैमिली के साथ था, कोई अकेले था। आई थिंक विद इन 1.5 आवर सारी शिप की कंपनी जेटी पे थी, ठीक है। दे वर रेडी इन देयर यूनिफॉर्म एंड द शिप वाज रेडी टू कास्ट ऑफ। वहां से उन लोगों ने कास्ट ऑफ किया है, बोर्ड किया है, एंड आई थिंक गोवा से आई थिंक ऑफ गुजरात कोस्ट दे वेंट एंड केप्ट ऑन सेलिंग, एंड
अपना रूटीन वगैरह एकदम से रेडी करके दे वेंट आउट टू यू नो चेज दैट सस्पिशियस एक्टिविटी। तो वो ऑपरेशनल रेडीनेस जो है वो आई थिंक कहीं देखने को नहीं मिलती है कि यार अगर आप संडे में अगर आप किसी कॉर्पोरेट के एम्प्लॉय को फोन कर दो तो वो आपका फोन भी नहीं उठाएगा, ठीक है। तो फौज में ये बात है कि ऐसे जो मोमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं एंड ये चेरिशेबल मोमेंट है, सीखने को भी मिलता है इससे बहुत कुछ लाइफ में एंड लाइफ लेसन भी है। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मेमोरेबल मोमेंट्स। एंड इफ आई टॉक अबाउट अकेडमी में तो यार द मोमेंट यू स्टेप इनसाइड द अकेडमी टिल यू पास आउट, एवरी मोमेंट इज अ चेरिशेबल मोमेंट। एंड आई थिंक एक बार हम लोग अकेडमी में थे तो यू नो जल्दबाजी होती है वहाँ पे अकेडमी में, आपको बैठने का टाइम नहीं मिलता, आप हमेशा भागते रहते हो। तो there was a guy from Andhra and his name was like PSDP something हर्षवर्धन करके कुछ था वो। तो उसका जो एक्रोनिम था वो PSDP लिखा होता था उसके नेम टैली पे। एंड there was one of my buddies जो जल्दबाजी में अपनी नेम टैली भूल गया। तो वो बंदा जो था दूसरा वो अपने पास नेम टैली रखता था रिजर्व में एक्स्ट्रा। अब जब आप मेस में जाते हो तो मेस में बहुत सारे सीनियर्स होते हैं जो आपके साथ एकदम मस्ती करते हैं, चिल आउट करते हैं, लेकिन वो उस वे में करते हैं जो वो वाला चिल आउट नहीं है ये। तो दे आस्क यू टफ क्वेश्चंस, दे मेक यू डू फनी थिंग्स। तो वहाँ पे अब उसने नेम टैली उसकी ले ली दूसरे की। अब वो बैठा अपने सीनियर के आगे, सीनियर आया एंड ही वाज लाइक ओके टेल मी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस पीडीपीवी, व्हाट इज द मीनिंग। और वो बंदा ब्लैंक, किसी और की नेम टैली लगा के घूम रहा है, उसको अपने नाम का नहीं पता है, पीएसडीपी का फुल फॉर्म कैसे बताएगा। And that guy was rogered entire night and बस उसको जो पनिशमेंट थी वो भी ऐसी मिली, ऐसा रगड़ा मिला कि भाई तो पुशअप्स कर, इन्फिनिटी तक पुशअप्स कर करता रहे। so and keep shouting the name of that other chap as well। तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं यार, whenever I remember them, you know, just I get a smile on my face। और जब भी कोर्समेट के साथ मिलते हैं तो हम लोग पता है ये नहीं डिस्कस करते कि तू क्या कर रहा है आजकल या मैं कहाँ हूँ। वी ओनली रिमेंबर दोज फनी मोमेंट्स एंड लाफ लाइक एनीथिंग। तो वही है कि एवरी मोमेंट इन एकेडमी इज अ ग्रेट मोमेंट। करेक्ट ऐसा लाइक सैनिक स्कूल में भी हुआ था हमारे साथ, जितना भी लाइक आई वाज देयर फ्रॉम क्लास 6 to 12। और आज भी इतने सालों के बाद कोई भी अगर दोस्त मिलता भी है तो हमारी यही सारी बातें होती हैं, अरे इस क्लास में कैसे हुआ था, इस क्लास में कैसे हुआ था। तो वो सारी चीजें याद आती हैं, तो इट फील्स लाइक कि देखो कितना टाइम हो गया लेकिन अभी ऑल दोज मेमोरीज आर फ्रेश। So thank you so much sir, and it was a very healthy discussion, and I hope जितना भी चीजें हमने डिस्कस किया it will be very helpful जितने भी लोग देखेंगे, all those aspiring aspirants, those who want to join the armed forces or those who are switching from armed forces to the corporates, and I hope this helps them, and thank you so much for your time from your busy schedule, uh, and once again for being the first guest of our Indian Warrior Talk Show. Anytime, and thank you for you know, for this privilege, for calling me and being the first one on a show. And I would love to, you know, chit chat again with you, and all the best for your page as well. Thank you so much sir, thank you so much.